हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मालवी एकेडमी की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज हम लोग CUET 2023 के एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, जिसमें खास करके हम लोग सबसे पहले आपके CUET 2023 में एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या सिलेबस निर्धारित किया गया है CUET के द्वारा, NTA के द्वारा, वो चीज़ें हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग 2022 में जो भी CUET के एग्जाम्स हुए थे स्लॉट 1 स्लॉट 2 में अलग अलग डेट पे, उन सभी एग्जाम के पेपर्स का मैं आपको एनालिसिस भी करके इसमें दिखाने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए, कौन सा यूनिट सबसे ज्यादा बाहर रहा जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, किस यूनिट को इग्नोर किया गया। ऑलमोस्ट चारों यूनिट से सभी बराबर क्वेश्चन पूछे गए कि नहीं पूछे गए, किस पे ज्यादा हमें फोकस करने की जरूरत है, और 2023 में हमारी तैयारी की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को लेकर के, ये बातें आज हम लोग इस वीडियो में जो है जानकारी रखेंगे। तो आपके लिए CUET 2023 के एग्रीकल्चर के सिलेबस को जो भी चीजें NTA के द्वारा बताई गई, सबसे पहले हम लोग चलते हैं उसको डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम लोग पेपर के एनालिसिस यानी 2022 में हुए CUET के पेपर की एनालिसिस को भी देखेंगे कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, वन लाइनर, स्टेटमेंट वाले, मल्टीपल चॉइस वाले, असर्शन रीजन वाले, मैचिंग टाइप के हैं, उसके बाद उसमें ऑप्शन दिया जाता है, फिर उसमें से सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आते हैं। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, 7 से 8 प्रकार के क्वेश्चन बनाए हैं NTA ने अलग अलग टाइप से, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि किस टाइप से कितने क्वेश्चन उठाए गए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का सिलेबस। तो सिलेबस में बच्चों आपको बता देते हैं, आपके एग्रीकल्चर की यूनिट को उन्होंने, एग्रीकल्चर के सिलेबस को उन्होंने 4 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। उनके अलग अलग सिलेबस में अलग अलग चैप्टर्स के नाम हैं। जैसे आप देखेंगे यूनिट 1 में एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि इन्होंने NTA ने आपके यूनिट 1 में क्या क्या चीजें रखी। एग्रोमेट्रोलॉजी, ये बेटा कृषि जलवायु विज्ञान से रिलेटेड संबंधित होता है, जिसमें ये फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, अप्लाइड फिजिक्स की, जिसमें हम लोगों को ये चीजें सीखनी होती है। क्या क्या हम लोगों को सीखना है इसमें देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेदर, जैसे रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, सनशाइन, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि जलवायु से संबंधित चीजें जितनी भी हमारे कृषि को लेकर के इंपॉर्टेंट होती हैं, उन चीजों को हम लोगों को सीखना है। यहाँ पे बेटा हिंदी में ही लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप ये सब चीजें देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यूनिट 1 का ही एक हिस्सा ये हो गया। दूसरा हिस्सा होता है बेटा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जो कि आपके बायो से रिलेटेड टॉपिक होता है, आपके जीव विज्ञान में से संबंधित टॉपिक होता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग वैरायटीज बनानी होती है, तो ब्रीडिंग मेथड्स हैं इसमें, और जो जो चीजें बायोलॉजी से रिलेटेड एग्रीकल्चर सेक्टर में इसेंशियल हैं कि उन्हें बच्चों को जानना चाहिए, वे सारे टॉपिक्स NTA ने बहुत खूबसूरती के साथ इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में सबसे पहला टॉपिक क्या है, सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि कोशिका और उसका संरचना। उसके बाद सेल डिवीजन, जैसे माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस, उसका महत्व। सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन से रिलेटेड उन्होंने सवाल जो है पूछे थे, आपके एग्जाम में भी इससे रिलेटेड सवाल देखने को मिला हुआ है, कई सारे न्यूमेरिकल्स भी इस पे आए हुए हैं। उसके बाद देखते हैं सेकेंड टॉपिक इसी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन क्रोमोसोम्स, DNA एंड RNA, यानी कि जेनेटिक मटेरियल के बारे में कंप्लीट स्टडी आपसे ये जानना चाहते हैं। मेंडल्स के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी जो चीजें थी मेंडल के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, उसकी सफलता के कारण क्या थे, ये सारी बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। अब्सेंस ऑफ लिंकेज इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया तो उसमें लिंकेज का कोई जिक्र नहीं था, वो चीजें बाद में ऐड हुई, तो ऐसी कौन कौन सी बातें थी वो सब भी आपके एग्जाम में यहां से पूछी जाएंगी। अगला है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन प्लांट्स। ये बातें आपके एग्जाम में इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि जब हम प्लांट ब्रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें कुछ चीजें जो है अवॉइड करनी होती है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको एग्जाम में बना करके पूछा जाता है, ये यहाँ पे आपको आएगा। रोल ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि अब यहां से सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए कि भैया हम नई वैरायटी डेवलप करना चाहते हैं फॉर डिजीज टॉलरेंस, फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, BT कॉटन बनाना चाह रहे हैं,
तो प्लांट ब्रीडिंग का क्या रोल है ये तो समझिए पहले। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग में अलग अलग क्रॉप्स होती हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड। तो उन सभी फसलों में सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स जितनी भी हैं उनमें हम अगर ब्रीडिंग मेथड अपनाएंगे तो कौन कौन से मेथडोलॉजीज होती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होने वाली जितनी भी फसलें हैं उसमें ब्रीडिंग मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, इंट्रोडक्शन, म्यूटेशन, पॉलीप्लॉइडी, टिश्यू कल्चर एंड सेल कल्चर। ये इस तरह से आपके ब्रीडिंग मेथड्स हैं, इसको पढ़ना है। आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत खूबसूरती से सवाल पूछे जाते हैं, आसान भाषा में, आसान तरीके से। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, डेफिनेशन एंड स्कोप इन क्रॉप प्रोडक्शन। सबसे लास्ट में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से प्लांट बायोटेक से क्वेश्चन आएगा, जो कि आज का इमर्जिंग स्कोप है, फ्यूचर का स्कोप है ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। इसमें मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग वगैरह है, डिफरेंट बीटी कॉटन वगैरह आ जाते हैं इसमें ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आ जाती हैं, इन सभी फसलों को भी इसमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आपके यूनिट 1 में ही अगला जो चैप्टर है वो है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें बच्चों हम लोग क्या सीखते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में पीएच है, बफर है, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन एंड एंजाइम्स। यहां से बेटा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। 2022 के पेपर में अगर देखा जाए तो प्रोटीन से और विटामिन से, प्रोटीन और विटामिन ये दो ऐसे टॉपिक हुए बच्चों, प्रोटीन और विटामिन ये दो ऐसे टॉपिक हुए जिनसे क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आए। और अगर मैं बात करूं, आप बच्चे पूछते हैं ना कि सर कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, बेटा विटामिन नाम का चैप्टर सदाबहार चैप्टर था, एवरग्रीन चैप्टर रहा। 2022 के सिलेबस में जो भी चीजें रखी गई थी, क्वेश्चन पेपर्स में अलग अलग स्लॉट में विटामिन से क्वेश्चन जो है भर भर के आए थे। मिनिमम एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन तक एक एक क्वेश्चन पेपर में मिले हैं। तो ये सदाबहार क्वेश्चन था आपके बायोकेमिस्ट्री से। कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे, पीएच से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में बेटा इस बार के पेपर में अगर देखा जाए तो आपके फंजाई से क्वेश्चन आया था, और एक्टिनोमाइसिटीज, प्रोटोजोआ वायरसेस, एल्गी, ये सभी हमको पढ़ने होते हैं, तो ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। बेटा आपका इस बार जो सिलेबस था उसमें से क्वेश्चन क्या आया था, फर्मेंटेशन से क्वेश्चन आए थे डिफरेंट। उसमें जैसे हम लोग फर्मेंटेशन मेथड से वाइन वगैरह भी जो है मेकिंग का काम करते हैं, उसमें डिफरेंट केमिकल्स में जैसे डिफरेंट हमारे पास प्रेसिपिटेशंस बन के आते हैं, जैसे बियर बन के आती है तो उसका पीएच वगैरह पूछा गया। अलग अलग यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल पूछा गया बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी यूनिट जो हमारी है बच्चों वो आपकी लाइव स्टॉक प्रोडक्शन से होती है, पशुधन उत्पादन से होती है, जिसमें हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी, पोल्ट्री, इन सभी पशुओं के उत्पादन से रिलेटेड बातें करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सिलेबस में दिया गया है, तो सबसे पहले आपका स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का स्कोप और इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर आपको बता देते हैं बेटा, आपके पेपर में कई सारे मॉडल से क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें सबसे एक अलग से क्वेश्चन आता है जो पैसेज से रिलेटेड होता है। पैसेज में एक भरपूर 5 क्वेश्चन का सवाल था इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर से, लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन का, उसका सेंसस से सवाल आया हुआ था। ठीक है, व्हाइट रिवोल्यूशन से बेटा तो सवाल आते ही आते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंस और स्कोप से रिलेटेड जो था वहां से पैसेज में सवाल पूछा गया था। और पैसेज बेटा जब भी आता है 5 क्वेश्चन लेके आता है। इंपॉर्टेंट ब्रीड्स इन इंडियन एक्सोटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउज, बफेलो एंड पोल्ट्री इन इंडिया, यानी कि गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं, भैंस की कौन कौन सी नस्लें हैं, पोल्ट्री की कौन कौन सी नस्लें हैं, भारत में भारतीय नस्लें कौन सी हैं, विदेशी नस्लें कौन सी हैं, इन सब के बारे में भी खूब जबरदस्त सवाल पूछे जाते हैं। और यहां से तो बेटा ब्रीड्स से ये भी एवरग्रीन टॉपिक में गिना जाता है। ब्रीड्स के नाम पूछता है, साहिवाल किस कैटल की नस्ल है, और मेहसाना कहाँ की नस्ल है, मेहसाना का क्रॉस क्या है, इस तरह से बहुत जबरदस्त सवाल आए थे। सबसे जबरदस्त सवाल कहाँ से आया था, सबसे बेहतरीन सवाल बच्चों आया था एग्जोटिक ब्रीड्स के क्रॉस से, क्रॉस ब्रेड काउज पे, ठीक है ना, तो वहां पे भी सवाल बहुत बढ़िया आए थे। केयर एंड मैनेजमेंट में आपको क्या पढ़ना होता है बच्चों की, पशुओं को अगर हमको लाइव स्टॉक प्रोडक्शन करना है तो उनको एक हम लोग क्या करते हैं, आवास देते हैं, रखने के लिए व्यवस्था रखते हैं, खिलाना पिलाना, जो भी राशन पानी है उनको अरेंज करना, कहाँ पे धूप में बांधना है, कितना स्पेस चाहिए होता है एक गाय, एक भैंस को, या एक बकरी को, या एक पोल्ट्री को, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो केयर एंड मैनेजमेंट में आती हैं। तो सिस्टम ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री हाउसिंग, यानी कि उनका घर कैसा होगा,
प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग, फीडिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि राशन जो हम लोग खिलाते हैं वो किस प्रकार के राशन होंगे, किस एनिमल को कौन से राशन की आवश्यकता होती है, वो सब इसमें है। बैलेंस राशन क्या होता है, बैलेंस राशन में हम लोग को अलग अलग राशन के रूप में पढ़ना होता है कि भैया बैलेंस राशन में मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, अगर दूध देने वाली गाय है तो उसको सबसे ज़्यादा क्या खिलाना चाहिए, अगर काऊ प्रेग्नेंट है तो उसको सबसे ज़्यादा क्या खिलाना चाहिए, अगर वर्किंग एनिमल्स हैं तो उनको क्या सबसे ज़्यादा चाहिए होता है राशन में। इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। मैनेजमेंट ऑफ काफ्स, बुलक्स, प्रेग्नेंट एंड मिल्च एनिमल्स एज वेल एज चिक्स, कॉकरल्स एंड लेयर पोल्ट्रीज, यानी कि हमें पशुपालन में मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है। छोटा बछड़ा है तो उसका केयर एंड टेयर कैसे करेंगे हम लोग, अगर पोल्ट्री का चूजा है, बच्चा है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। डिफरेंट क्लाइमेट होती हैं तो अलग अलग क्लाइमेट में हम कैसे एनिमल्स को सेफ रख सकते हैं, उनको कोई डैमेज ना हो, कोई नुकसान ना हो और हमारा उत्पादन भी अच्छा खासा चलता रहे। तो ये है बेटा आपके देखभाल और प्रबंधन का हिस्सा। यहाँ से जबरदस्त सवाल आते हैं राशनिंग से, फीडिंग से, उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ काफ से। बहुत बेहतरीन सवाल यहाँ से उठाए जाते हैं, हर साल आते हैं बेटा। जैसे इसमें स्पेसिंग से सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है, इस बार भी पूछा गया था। उसके बाद आप देखेंगे साइन ऑफ सिक एनिमल्स, सिम्टम्स ऑफ कॉमन डिजीज इन कैटल, पोल्ट्री, रिंडरपेस्ट, ब्लैक क्वार्टर, फूट एंड माउथ डिजीज, मेस्टाइटिस, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। ये जो टॉपिक लिखा हुआ है ये पशुओं में लगने वाले रोगों से संबंधित है, यानी कौन कौन से रोग पशुओं को लगते हैं वहां से रिलेटेड सवाल आता है बच्चों। यहां से ये एवरग्रीन टॉपिक है। बच्चे पूछते हैं सर पशुपालन में सबसे खास इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, बेटा ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में आपको सीयूईटी के 2022 के पेपर में सभी पेपर्स में ये क्वेश्चन देखने को मिला है डिजीज एंड पोल्ट्री से रिलेटेड। तो यहाँ पे जितने भी कैटल हैं उनसे, पोल्ट्री से, सभी से डिजीज से सवाल आया हुआ। कभी कभी क्या पूछा कि ये डिजीज किस पर्टिकुलर स्पीसीज में लगती है, तो कभी ये पूछा कि ये इस डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है। तो यहां से ये सवाल आपको देखने को मिल जाता है। इन सभी के कौन कौन से डिजीज फंगस से होती हैं, कौन सी वायरसेस से होती हैं, कौन से बैक्टीरिया से होते हैं, कौन से निमेटोड लगते हैं इसमें, या फिर किसी डेफिशिएंसी जैसे पोषक तत्वों की कमी से भी रोग लगते हैं, या विटामिन डी की कमी से लग गया, विटामिन ई की कमी से हो गया, या फिर उसमें कैल्शियम की कमी से हो गया। तो अलग अलग प्रकार की इसमें बीमारियां इंक्लूडेड हैं, वो सब कुछ आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं विद सिम्टम्स, ठीक है ना, सिम्टम के साथ इसमें पूछा जाता है। तो ये आपका एवरग्रीन टॉपिक है आपके सीयूईटी के सिलेबस का, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान, जो कि आपके लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की जान है एक तरीके से कह लीजिए। यानी कि अगर हम आज साइंस की ओर अगर आगे बढ़ रहे हैं, साइंस के साथ अगर हमारा डेयरी सेक्टर आगे बढ़ रहा है तो उसमें सबसे बड़ा जो है योगदान वो किसका है, आपके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल बॉडी। तो यहाँ पे गाय और भैंस दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम लोग पहले जब पढ़ते हैं। कलेक्शन, डाइल्यूशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सीमेन, जो वीर्य होता है उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे स्टोर किया जाता है, कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, तो वो सभी बातें इसमें सीखनी होती हैं। यही एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सीमेन का स्टोरेज किस टेम्परेचर पर करते हैं। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का रोल क्या है, मतलब क्यों कृत्रिम गर्भाधान करना है। जैसे आप लोग गांव में देखते होंगे कि जो है डॉक्टर्स आते हैं, पशु डॉक्टर जो डेयरी डॉक्टर होते हैं, वो इंसेमिनेशन करके चले जाते हैं, जिसमें हमें फिजिकली किसी सांड या भैंसा की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। तो कैटल इंप्रूवमेंट में क्यों इसका रोल है, क्योंकि कभी कभी हमें अच्छी नस्ल की पशु चाहिए होते हैं, तो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की ब्रीड यानी कि नस्लें जन्म दे सकती हैं वो। तो एक ही गाय से हम साहिवाल गाय से गिरी नस्ल पैदा कर सकते हैं, गिरी नस्ल से हम देवनी पैदा कर सकते हैं, देवनी से हरियाणा पैदा कर सकते हैं। जो भी नस्लें हैं अलग अलग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से वो पॉसिबल हैं, इसीलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एवरग्रीन टॉपिक में आता है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बेटा दूध से बने उत्पाद ये हर एक पेपर में पूछा गया है। कभी मिठाई जैसे छेना है, रसगुल्ला है, कलाकंद है, बर्फी है, ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं, दूध से बने हुए उत्पादों से बनती हैं। तो उनके लिए स्पेसिफिक लोकेशन पूछी जाती है कि ये भैया किस राज्य की सबसे फेमस मिठाई है, या फिर इसमें प्रोटीन कितना % पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कितना % पाया जाता है, या अगर हम पनीर बना रहे हैं तो पनीर में कौन सा एंजाइम या फिर कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसमें परसेंटेज ऑफ प्रोटीन कितना होता है, फैट का परसेंटेज कितना होता है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं बेटा।
तो ये पूरा का पूरा एकदम बहुत खास इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपके CUET में यूनिट 2 से, एग्रीकल्चर के सिलेबस में यूनिट 2 से। उसके बाद है क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन। तो फसल उत्पादन में हम लोगों को तीसरी यूनिट है, उसमें क्या सीखना होता है बेटा? तीसरी यूनिट ये मान के चलिएगा बेटा, आपके CUET के पेपर की जान रही है 2022 तक। 2022 के पेपर में CUET के एग्रीकल्चर सेक्शन में 2022 में मैंने जितने भी पेपर का एनालिसिस किया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यूनिट 3 से मिले थे। 50 में से कभी कभी 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, कभी 12 क्वेश्चन, तो इतने ज्यादा क्वेश्चन इससे मिलते थे। तो ये आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा। वैसे पढ़ना तो सभी टॉपिक को इंपॉर्टेंटली है कि उसमें किसी भी टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते, लेकिन इस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल आया था क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक भी यही है आपके सिलेबस में। देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। तो बेटा क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल उत्पादन है, जैसे गन्ना, गेहूं, धान, इन सब की खेती है। उन सब की खेती हम कैसे कर सकते हैं, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहले वही चीजें पढ़नी होती हैं। टारगेट एंड अचीवमेंट्स ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड इट्स फ्यूचर प्रोजेक्शन, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स स्कोप इन इंडिया। ये बेटा एक तरीके से हिस्ट्री टाइप में हो गया कि आपको पुराने समय से टारगेटेड 1950 के बाद से अभी तक क्रॉप प्रोडक्शन का क्या सिनेरियो रहा है, कैसे हम लोग आगे बढ़े हैं, क्या क्या हमारा टारगेट था, फ्यूचर में क्या है, अभी क्या है, ये चीज़ें हम लोगों को इसमें खास करके पढ़नी है। सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन बच्चों यहाँ से सबसे खास और बहुत चुनिंदा सवाल पूछे जाते हैं सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन से, क्योंकि ये फ्यूचर है हम लोगों का, इसके बगैर हम नहीं चल सकते। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि को कॉमर्शियलाइज कैसे किया गया, कैसे ट्रेडिंग इसमें बढ़ी, कैसे हम डिफरेंट सेक्टर को कॉमर्शियल के रूप में मानने लगे, कैसे हम पशुपालन को अपनी इनकम का स्रोत बना लिए, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इसका स्कोप क्या है ये बताई जाती है इसमें, इस सिलेबस में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पैसेज के फॉर्म में भी मिलता है और वन लाइनर टाइप में भी मिलता है। उसके बाद बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप on the based on their utility, cereals, pulses, oil seed, fiber, sugar and forage crop। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में हमें क्या सीखना होता है कि जैसे फसलें जितनी भी होती हैं उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। अलग अलग प्रकार में जैसे क्या होता है कि कोई चारे के लिए उगाई जाती है, कुछ फसलें अनाज के लिए दाने के लिए उगाई जाती है, कुछ फसलें शुगर यानी चीनी के उत्पादन के लिए उगाई जाती हैं, तो कुछ फसलें रेशा उत्पादन के लिए जैसे कपास है, जूट है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन यहाँ पे। तो क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंटली हमें क्या पढ़ना है, इनके साइंटिफिक नेम, इनकी फैमिली, इनमें क्रोमोसोम नंबर, ये सबसे सवाल पूछा जाता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है और हर एक पेपर में बच्चों कम से कम एक सवाल या दो सवाल आए हुए हैं किससे रिलेटेड, साइंटिफिक नेम से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 3 के इंट्रोडक्शन से जो सवाल आते हैं वो बता दिए। देन सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर मैन्योर्स, यूनिट 3 में जो सबसे खास पार्ट होता है फसल उत्पादन का, जैसे पौधों को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन कौन देगा, सॉइल से मिलेगा। सॉइल में अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो दिक्कत होगी क्रॉप प्रोडक्शन में। और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से हैं, तो मैन्योर फर्टिलाइजर से आते हैं। तो ये बातें हम लोगों को यहाँ पे सीखनी होती हैं। तो सॉइल के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, सॉइल के टाइप्स पढ़ेंगे, सॉइल के पार्टिकल्स पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद सॉइल का पीएच, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कौन कौन सी क्रॉप किस पीएच पे उगाई जाएंगी, ये बातें हम लोगों को सीखनी होती हैं। उसके बाद हम लोग सॉइल का टेक्सचर, सॉइल के स्ट्रक्चर, सॉइल का माइक्रोबायोलॉजी जितने भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनके बारे में हम लोगों को सीखना होता है। सॉइल का टिल्थ है, सॉइल फर्टिलिटी है, सॉइल हेल्थ है, यानी मृदा के उर्वरता में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, मिट्टी की जुताई कैसे होती है, मिनिमम टिलेज क्या है, टिलेज क्या है, मैक्सिमम टिलेज क्या होता है, जीरो टिलेज क्या होता है, ये बातें यहाँ से हमको पढ़नी है। देन इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स बच्चों कौन से होते हैं, जो पौधों को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ही चाहिए होते हैं, वही इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इनकी संख्या 17 है। तो उनके अलग अलग हर एक एलिमेंट के अपने फंक्शंस होते हैं। कौन सा फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फास्फोरस रूट ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, पोटेशियम फलों में शाइनिंग के लिए, ऐसे डिफरेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं अलग अलग, वो सभी अपने अपने अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं। तो ये हमको पढ़ना होता है। अगर इनकी कमी हो गई तो कौन कौन से सिम्टम आते हैं और कौन सी डिजीजेस पैदा होती हैं, ये भी इसमें पढ़ना होता है। तो ये भी एक तरीके से एवरग्रीन टॉपिक में रखा जाता है, क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं। देन टाइप्स ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, भारत में जितनी भी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में पढ़ना होता है। कौन कौन से क्षेत्रों में, कौन कौन से राज्यों में, कहाँ कहाँ पे कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसको पढ़ना होता है।
देन ऑर्गेनिक मैन्योर्स, कॉमन फर्टिलाइजर्स इंक्लूडिंग स्ट्रेट, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, मिक्सचर, बायो फर्टिलाइजर्स। ये बेटा एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है, क्योंकि अभी तक मैंने सिलेबस पे यही देखा है, जितने भी आपके CUET 2022 में क्वेश्चंस आए हैं उसमें मैंने यही देखा, हर एक पेपर में आपको या तो ऑर्गेनिक मैन्योर से क्वेश्चन मिलेगा या फिर फर्टिलाइजर से, जैसे कॉमन में स्ट्रेट फर्टिलाइजर से मिल सकता है, सिंपल फर्टिलाइजर से मिल सकता है और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर से मिल सकता है। अगर उनसे नहीं मिला तो बायो फर्टिलाइजर से तो फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बेटा बहुत ही खास होता है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। सॉइल को बगैर किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए हुए मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो यहाँ से आपके ये सवाल बन के आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा वो आपके उसका। उसके बाद इसी यूनिट में, यूनिट 3 में ही, क्रॉप प्रोडक्शन में ही सिंचाई और जल निकास, सिंचाई और जल निकास से भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे सिंचाई करने के साधन क्या क्या हैं, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन पूछे जाते हैं, ट्यूबवेल है, वेल है, पॉन्ड है, रिवर हैं, कैनाल्स हैं, तो इन सभी से पूछा जाता है सवाल। तो इसमें बच्चों सबसे खास क्या होता है आपके लिए जो आपको पढ़ना होता है कि मेजर सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या क्या हैं, किस किस राज्य में किसका एबंडेंस सबसे ज़्यादा है, किसकी डेफिशिएंसी है, कहाँ पे नहीं है, किसके पास सबसे ज़्यादा एरिया है, वर्तमान में ड्रिप इरिगेशन कहाँ पे है, ये सब चीज़ें हमको खास करके पढ़नी होती हैं। शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन बेस्ड ऑन क्रिटिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ, टाइम इंटरवल, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एंड वेदर पैरामीटर्स। बच्चों आपके परीक्षा में CUET के इंट्रेंस एग्जाम में मैंने जो पेपर में एनालाइज किया अभी तक, जो मैंने देखा उसमें आपसे हर एक ग्रोथ स्टेज पे इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं, खाना खाने के आधे घंटे बाद से हमको प्यास लगना शुरू हो जाती है, वैसे ही पौधों में होता है। अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जितना ग्रोथ फेज होता है उस हर एक ग्रोथ फेज पे प्लांट को वाटर की नीड होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा जाता है कि किस किस स्टेज पे कितने जो है वाटर की डिमांड होती है, किस पौधे को सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है, किसकी सबसे कम वाटर रिक्वायरमेंट होती है। इन सभी बातों को आपको यहाँ से पूछा जाता है, बहुत खास टॉपिक है ये। उसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, किस पौधे को कितने पानी की जल मांग चाहिए। जैसे पूछा जाता है बार बार कि धान की फसल को सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद गन्ने को होती है। तो आपके ऑप्शन में दे करके पूछ लेता है इनमें से किस फसल की जल मांग सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन में या तो धान रखता है या तो गन्ना रखता है, इस तरह से वो सवाल बना के पूछ लेता है। मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज, सिंचाई करने की कौन कौन सी विधियां हैं। 4 विधियां हैं, एक तो होता है सतही सिंचाई, अधोसतही, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, यही 4 सबसे मुख्य हैं। उसके बाद ड्रेनेज है, सरफेस ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज, उसमें अलग अलग प्रकार से हैं। तो ये बातें सीखनी होती हैं। और 2022 के पेपर में जो चीज़ें आई थी इस टॉपिक से, इरिगेशन के टाइप्स पे खूब क्वेश्चन पूछे गए, खूब क्वेश्चन पूछे गए। बॉर्डर इरिगेशन है, स्ट्रिप इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, यहाँ से सवाल अच्छे खासे आए थे। ठीक है, तो मैं एनालाइज भी यहीं पे करवा देता हूँ धीरे धीरे, और आपको अभी तो सिलेबस बता रहा हूँ, अभी लास्ट में फिर से मैं हर एक टॉपिक से कवर करके बताऊंगा किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल आए थे। ठीक है, देन वाटर शेड मैनेजमेंट, इस बार सिर्फ 2 ही 3 पेपर में देखने को मिला वाटर शेड मैनेजमेंट। तो वाटर शेड क्या होता है कि जैसे पानी कहीं बरसात होती है तो उसको कलेक्शन कर लिया जाता है, बाद में उसको फसलों को सिंचाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाटर शेड मैनेजमेंट है, यहाँ से भी बच्चों सवाल आते हैं। आगे देखेंगे तो फसलों में कुछ खरपतवार भी उगते हैं, उनको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उनसे रिलेटेड क्या सवाल आ सकते हैं यहाँ से। तो प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल है, प्रिंसिपल्स ऑफ वीड कंट्रोल यानी प्रिवेंशन, इरेडिकेशन, केमिकल एप्लीकेशन और आपका बायोलॉजिकल जो मेथड है कंट्रोल करने का, ये सब इसमें पूछा जाता है। मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, खरपतवारों को नियंत्रित करने के क्या क्या तरीके हैं। तो ये एक टॉपिक आपका बनता है जो कि आपके एग्जाम में सदाबहार टॉपिक्स में आता है, वीड कंट्रोल वाला। उसके बाद है कल्चरल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ये सारा चीज़ें एक साथ कवर हो जाता है, और यही कुल मिला करके इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट कहलाता है। तो आपसे यहाँ से सवाल बहुत इंपॉर्टेंटली क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये आता है कि वीड्स के क्लासिफिकेशन से सवाल आते हैं, वीड के टाइप से सवाल आते हैं, वीड की बायोलॉजी से सवाल आते हैं खरपतवारों के, और खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, यानी कि हर्बिसाइड कौन कौन से यूज होते हैं, वहाँ से सवाल आते हैं।
और उसके बाद इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में बायोलॉजिकल वीड कंट्रोल से सवाल आते हैं कि किस खरपतवार को कौन सा बायो एजेंट कंट्रोल करता है। तो ये आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देन फसलें हैं हमारे पास, कुछ फसलें हैं, 12-13 फसलें हैं जो कि CUET आपसे पूछेगा, इससे ज़्यादा वो कल्टीवेशन में नहीं पूछ रहा है एग्रोनॉमी में। तो कैसे हम फसलों को बुआई करने से पहले खेत की तैयारी करेंगे, उसके बाद बीजोपचार कैसे करेंगे, उसके बाद बुआई की विधि क्या होगी, बुआई का समय क्या होगा, वो कैसे निर्धारित करेंगे, कितना बीज दर प्रति हेक्टेयर हमको बुआई करना है, उसके बाद डोज क्या होगा फर्टिलाइजर का, मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन यानी कि उर्वरक देने की विधि क्या होगी, सिंचाई हम कब करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, इंटरकल्चरल वीड कंट्रोल खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे, किस मेथड से करेंगे, किस केमिकल से करेंगे, कौन सा हर्बिसाइड अप्लाई करेंगे, कॉमन पेस्ट रोग कौन सा लगेगा, बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं, कैसे कंट्रोल करेंगे कवक जनित बीमारियों को, वायरस जनित बीमारियों को, फंगस के द्वारा होने वाली बीमारियों को, निमेटोड के द्वारा होने वाली बीमारियों को, इन सबको आपको पढ़ना है आपके सिलेबस से। जब आपको हर एक फसल के बारे में डिटेल पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये बातें आपसे डिस्कस की जाएंगी कि कैसे हम एक फसल में वीड कंट्रोल करते हैं, पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, डिजीज कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे आपको उस बातों का ध्यान रखना है, ये बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इस बार के जो पेपर में मैंने देखा, एक एग्जाम के पेपर में आया था, सोयाबीन की खेती ही पूरा पूछ लिया था, पैसेज में सोयाबीन की खेती लिखा, उसके बाद इंसेक्ट, डिजीज और इंट्रोडक्शन, बस इतना ही लिखा था और सारे क्वेश्चन उसने 5 क्वेश्चन बना करके पूछ लिए थे। तो इस तरह से ये जो है किसी भी फसल को बुआई करने का प्रिंसिपल है, तो वो प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए, ये आता है। अब जब आपका इतना पीछे का तैयार हो गया, भैया सिंचाई कैसे करेंगे, कैसे खरपतवार नियंत्रित करेंगे, कैसे बीमारियों को कंट्रोल करते हैं, तब आपसे पूछा जाता है कि भैया IPM क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, कैसे हम खेतों में कीटों का प्रबंधन एकीकृत तरीके से कर सकते हैं, वो पूछा जाएगा। फिर फसलों की कटाई करेंगे, हार्वेस्टिंग करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, उनको थ्रेसिंग करते हैं, फिर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, यानी कि हम धान से चावल बनाएंगे। वो सब करने के बाद आपके एग्जाम में स्टोरेज से, प्रोसेसिंग से, मार्केटिंग से सवाल आएंगे। अब ये सभी सवाल किस फसलों से जुड़े हुए हैं वो भी ध्यान से देखिए। राइस की खेती से गेहूं, मक्का, सोरघम, बाजरा, मूंगफली, सरसों, अरहर, चना, गन्ना, कपास और बरसीम, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 फसलें आपके एग्जाम में बच्चों पूछी जाएंगी एग्रोनॉमी में। और उन्हीं 12 फसलों से रिलेटेड ऊपर की सारी बातें जो मैंने भी डिस्कस की, खरपतवार नियंत्रण, रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण, उसके पहले सिंचाई, जल निकास, मिट्टी की उर्वरता, फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी बातें इन्हीं फसलों के संबंध में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे आपका यूनिट 3 होता है कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे है बेटा आपका यूनिट 4। यूनिट 4 क्या है? यूनिट 4 आपके हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, जिसमें फल, फूल और सब्जियों की खेती आती है। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर में हम लोग को क्या सीखना होता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन डाइट, यानी कि हमारे आहार में जो फल और सब्जियां उनका क्या महत्व है, यानी कि विटामिन मिलते हैं, आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, तो इनसे हमें क्या दिक्कत हो सकती थी अगर हम नहीं खाते, और अगर खा रहे हैं तो हमें फायदा क्या मिल रहा है, ये बातें हैं इसमें, यानी इंपॉर्टेंस इसका हमें सीखना है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फसलों का विविधीकरण और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पे है, यानी कि जो अचार बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, जो मुरब्बा, जैम, जेली, स्क्वैश, ये सब बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, उन सब के बारे में। उसके बाद है आर्चार्ड लोकेशन एंड लेआउट। आर्चार्ड लोकेशन एंड लेआउट का मतलब क्या होता है बेटा? जो हम बागान लगाते हैं, जो बागीचा लगाते हैं, वो लगाने का तरीका क्या है, कहाँ पे लगना चाहिए, क्या उसका लेआउट यानी कि उसका मैप होना चाहिए। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग यानी सजावटी पौधे जो होते हैं उनको कैसे लगाना है। किचन गार्डन कैसे हमें बनाना है, जैसे हम लोग अपने घरों पे कुछ एरिया डिसाइड कर लेते हैं अपनी खेती बाड़ी के लिए जहाँ पे हम सब्जियां उगाते हैं, वैसे ही किचन गार्डन होता है। देन प्लांटिंग सिस्टम यानी पौधों की रोपाई की या रोपण की विधियां,
एवरग्रीन टॉपिक है हॉर्टिकल्चर का। हर पेपर में एक सवाल देखने को मिला है प्लांटिंग सिस्टम से, रोपण की विधियों से। तो रोपण की जो प्रणाली है वहां से हर पेपर में एक सवाल आपको देखने को मिल जाता है। जैसे तो प्लांटिंग सिस्टम तो आपका हो जाएगा। उसके बाद हम प्लांट की पॉपुलेशन को बढ़ाने का भी काम करते हैं, यानी प्रोपागेशन मेथड्स भी आते हैं। तो जैसे उसमें कई सारे प्रोपागेशन मेथड्स हैं, वहां से भी वो एवरग्रीन टॉपिक से सवाल आता है। ठीक है, तो प्लांटिंग सिस्टम के बाद प्रूनिंग, ट्रेनिंग, इंटरक्रॉपिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड सनबर्न, ये भी एक एवरग्रीन टॉपिक के ही सवाल हैं, जिसमें बार बार पूछा जाता है भैया पोलिंग क्या होता है, पोलार्डिंग क्या होता है। ठीक है, इस तरह से सवाल जो है यहाँ से पूछे गए। ठीक, और ये टॉपिक से आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंटली ये आपका दूसरा वाला और पहला वाला टॉपिक था, जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से थे। देन ट्री, श्रब, क्लाइंबर्स, एनुअल, पेरिनियल, डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स, ये एक टॉपिक है आपके यूनिट 4 के हॉर्टिकल्चर में, जिसमें हम बड़े बड़े सजावटी वृक्षों के बारे में, उसके बाद झाड़ियों के बारे में, उसके बाद क्लाइंबर्स, आरोही पौधों के बारे में, एनुअल्स, एक वर्षीय, बहुवर्षीय सजावटी पौधे, फल फूल सब्जियां, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं उसके एग्जाम्पल्स आपके सवाल के रूप में पूछे जाते हैं। सबसे एवरग्रीन टॉपिक अगर मैं बात करूं, बार बार मैं एवरग्रीन टर्म का यूज कर रहा हूं, मतलब इसमें सवाल पूछे ही गए थे और हर पेपर में 1 से 2 सवाल। तो वो एवरग्रीन टॉपिक आपका था प्रोपागेशन मेथड, प्रवर्धन की विधियां, है ना, प्रवर्धन की विधियां, ग्राफ्टिंग वगैरह जो है यहाँ पे प्रवर्धन की विधियां। तो प्रवर्धन की विधियों में क्या आता है, बीज के द्वारा किन किन फसलों की बुआई करते हैं, कटिंग के द्वारा, बडिंग के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा और ग्राफ्टिंग के द्वारा। ये पौधों में अलग अलग पौधों में अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे एयर लेयरिंग होता है लीची में, तो वहीं पर अंगूर में स्टेम कटिंग होता है, मैंगो में विनियर ग्राफ्टिंग होती है, पपीते में हम बीजों के द्वारा बुआई करते हैं। तो ये सभी बेटा अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे बेर में हम लोग रिंग बडिंग करते हैं। ऐसे अलग अलग फसलों के नाम हैं, अलग अलग उसमें ब्रीडिंग मेथड्स हैं, जिसको हम लोग प्रोपागेशन मेथड्स कहते हैं, एवरग्रीन टॉपिक। ठीक, उसके बाद आपके पास जो सिलेबस में हॉर्टिकल्चर में है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, यानी कि इन फसलों का, इन सभी फसलों का कल्टीवेशन प्रैक्टिस यानी कि खेती करने की जो पद्धतियां हैं वो, प्रोसेसिंग यानी कि उसकी हार्वेस्टिंग के बाद हम उसका क्या प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। जैसे अगर आंवला होता है तो आंवले से हम लोग मुरब्बा बना सकते हैं, अगर गुलाब है तो उससे हम लोग इत्र बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास ग्लैडियोलस है तो उसका हम लोग बुके वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं। मार्केटिंग, कहाँ पे उसकी मार्केटिंग करेंगे, ये बातें हैं। उसके बाद फलों में किस किस की खेती हमें सीखनी है, आम, पपीता, बनाना, गुआवा, सिट्रस और ग्रेप्स। इन 6 फसलों की खेती हमें, आपको फलों की खेती में पढ़नी होती है, जिसमें हमें पढ़ना क्या क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, सॉइल एंड क्लाइमेट, वेराइटीज, इसका प्रोपागेशन मेथड, सीड रेट, डिजीजेज, पेस्ट कंट्रोल, इंसेक्ट वगैरह, हार्वेस्टिंग स्टेज, इतना हमको इसमें पढ़ना होता है। वेजिटेबल में देखिए रेडिश, कैरेट, पोटैटो, ओनियन, कालीफ्लावर, ब्रिंजल, टोमेटो, स्पिनाच एंड कैबेज, इतनी सारी फसलों को पढ़ना है। मूली, गाजर, आलू, प्याज, फूलगोभी, बैंगन, टमाटर, पालक और बंद गोभी। ठीक है, ये फसलें हम लोगों को सीखनी होती हैं। जैसा जैसा क्रॉप कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस होती हैं कि भैया बीज की खेत की जुताई से लेकर के फसल की कटाई तक जो भी प्रोसेस होता है वो सारी बातें इसमें सीखनी है हमको। ठीक, उसके बाद देखिए फूलों की सब्जियों, फूलों में कौन कौन सी फसलों की खेती करनी है, ग्लैडियोलस, कैना, क्राइजेंथीमम, रोज एंड मैरीगोल्ड। इतने सारे आपके सीयूईटी के सिलेबस में हॉर्टिकल्चर के सेक्शन में जो कि यूनिट 4 है उसमें इतनी सारी फसलों को सीखना है। फलों में इन फसलों का, सब्जियों में इन फसलों का, फ्लावर्स में इन फसलों का। तो ये रहा आपके हॉर्टिकल्चर का मेन जो टॉपिक था वो। इसके बाद जब आप सब्जी, फल, फूल इन सब की खेती पढ़ लेते हैं तो लास्ट में आपसे उसी यूनिट 4 में ही, हॉर्टिकल्चर में ही क्या पूछा जाता है, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। यानी कि जैसे हम हमारे घरों पे डिब्बा बंदी करते हैं, जैसे अचार बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, वैसे ही प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं जहां पे उनका प्रिजर्वेशन होता है। जैसे जेली बनाना, जैम्स, केचप, चिप्स, उनकी पैकेजिंग। अब यहां से क्या सवाल आते हैं,
यहां से बच्चों आता है जेली बनाने के लिए प्रोसेस क्या क्या होता है, स्टेप्स कौन कौन से अपनाए जाते हैं, किस फल का जेली बन सकता है, किस फल का जैम बनेगा, किसका केचप बनेगा, केचप में कितना % शुगर होता है, जैम में कितना % शुगर होता है। इस तरह से यहां से सवाल आ जाते हैं। प्लस इनके प्रिंसिपल में भी सवाल बन के आते हैं, भैया हम जिस फल का चुनाव कर रहे हैं उसमें रोग रहित है कि नहीं है, एसेप्सिस हुई है कि नहीं हुई है। इस तरह से कई सारे सवाल बन के आते हैं और हर एक पेपर में कम से कम हॉर्टिकल्चर से अगर 10 सवाल आए हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, अगर 10 सवाल आए हैं तो 10 में से 3 सवाल इस टॉपिक से रहते हैं कम से कम, क्योंकि प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है हॉर्टिकल्चर में। और आप जितनी भी चीज़ें ज़्यादातर अचार के रूप में खा रहे हैं, चिप्स के रूप में खा रहे हैं, अधिकतर वो आपके हॉर्टिकल्चर से ही संबंधित होती हैं। ठीक है, तो बच्चों आपके हॉर्टिकल्चर में यूनिट 4 में इतना है। तो यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। आपका सिलेबस फिर से मैं समराइज कर देता हूँ, पूरे के पूरे CUET 2023 का जो सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइड किया गया था, यूनिट 1, 2, 3 एंड यूनिट 4। तो वो चारों यूनिट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। अब हम लोग अपने खास मकसद की ओर बढ़ते हैं कि आपकी तैयारी का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सोच करके हम 2023 के लिए तैयार हों, ऐसा हमारे माइंडसेट में क्या होना चाहिए कि हम 2022 से क्या सीखे हैं, ये भी अब सोचने की बारी है। 2022 में हमने क्या सीखा है और 23 में हमें कैसे तैयारी करनी है, वो हमें कैसे पता चलता है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता चलता है। हमारे 23 की स्ट्रेटजी 22 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए सवालों के बेसिस पे ही तैयारी हम करते हैं। ठीक है, तो 2022 में CUET में एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या क्या सवाल आए थे, कितने कितने सवाल पूछे गए, कहां कहां से सवाल पूछे गए, आज ये हम लोग पूर्णतः डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखिए ध्यान से, ये वो आपका एनालिसिस है, CUET पेपर एनालिसिस 2022। 2022 में ध्यान से देखिएगा तो यहां पे लिखा हुआ है चैप्टर का नाम, यानी कि यूनिट वाइज यहां पे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 लिखा हुआ है और सभी यूनिट के नाम लिखे हुए हैं। इधर आप देखेंगे तो एक पेपर हुआ 24 अगस्त 2022 को, एक पेपर हुआ 10 अगस्त 2022 को, 5 अगस्त को हुआ। एक ऐसा पेपर मेरे पास आया जिसका डेट ही क्लियर नहीं था तो मैंने वहां पे अननोन डेट लिख दिया, और एक है 17 अगस्त 2022 को। अभी तक जितने पेपर मिले हैं करीब 7 से 8 पेपर मिल चुके हैं प्रैक्टिस सेट के तौर पे। जो बच्चे पेपर देने गए थे वो लोग भेजते थे कि हाँ सर ये वाला पेपर इस बार आया था, तो उस बेसिस पे हम लोगों को जो PDF मिला उसमें से ये 5 CUET के मॉडल पेपर हम लोगों को मिले जो कि CUET के एग्जाम में हुए थे 2022 के पेपर के थ्रू। तो वहां पे हम लोग आपके लिए कितने क्वेश्चन किस यूनिट से पूछा गया और खास करके कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे किस यूनिट से, वो टॉपिक यहां पे हमने एनालाइज करके आपके लिए रख दिया। और यही एनालिसिस आपके 2023 का बेस हो जाता है। 2023 में जो आप तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए ये आधार बन के निकलेगा कि हाँ सर हमने पेपर को देखा, एनालाइज किया और इस टॉपिक से इतने सवाल आए तो मैं सभी टॉपिक्स को पढ़ने वाला हूं। देखिए यूनिट 1 में हमने क्या क्या देखा, तो यूनिट 1 में बेटा देखो 24 अगस्त 2022 का जो पेपर हुआ था, 24 अगस्त 2022 का जो पेपर हुआ था, इसमें आप ध्यान देंगे तो 14 क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ और सिर्फ आपके यूनिट 1 से। कितने? 14 क्वेश्चन पूछे गए। यूनिट 2 से 9 क्वेश्चन पूछे गए, यूनिट 3 से 8 क्वेश्चन पूछे गए और यूनिट 4 से 9 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आप टोटल ऐड करेंगे अगर तो 14, 9, 8 और 9, ये मिला जुला के आपके हो जाएंगे 40। और बचा 2 पैसेज, जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ रूबरू हुए थे वैभव सर भी। वैभव सर ने पिछले बार आपको जो केमिस्ट्री का सिलेबस बताया था उसमें बताया था कि टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं। टोटल क्वेश्चंस आते हैं बेटा 50 और 2 अटेम्प्ट, यानी कि हमको कितना अटेम्प्ट करना होता है, हमें 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। हमें मार्क्स कितने मिलते हैं, तो मार्क्स हमें बच्चों मिलते हैं +5 अगर हमने सही किया है तो, -1 मिल जाता है अगर हमने गलत किया है तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और लेकिन हमारे पेपर में टोटल क्वेश्चंस कितने रहते हैं, तो टोटल क्वेश्चन बच्चों रहते हैं हमारे पास 50 क्वेश्चन।
40 क्वेश्चन अलग अलग सेक्शन में रहते हैं और 10 क्वेश्चन जो होते हैं वे पैसेज के रूप में आते हैं, 2 पैसेज में। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने वन पैसेज लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो इस यूनिट से एक पैसेज पूछा गया था। आइए अब फिर से देखते हैं। तो 24 अगस्त को यूनिट 1 से 14 क्वेश्चन पूछे गए, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन यूनिट 2 से 9 क्वेश्चन, क्रॉप प्रोडक्शन से 8 क्वेश्चन और हॉर्टिकल्चर से 9 क्वेश्चन पूछे गए। 10 अगस्त 2022 को 10 अगस्त के दिन यूनिट 1 से 11 क्वेश्चन पूछा गया, यूनिट 2 से 5 क्वेश्चन पूछा गया, यूनिट 3 से 14 क्वेश्चन पूछा गया और हॉर्टिकल्चर यूनिट यानी यूनिट 4 से वो 10 क्वेश्चन पूछे गए। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पे जो पैसेज पूछा गया बेटा, यहां पे जो पैसेज पूछा गया वो इसमें से 2 पैसेज आया था। यूनिट 1 से 2 पैसेज के सवाल पूछे गए थे, यानी कि एक पैसेज किससे था बेटा, एक पैसेज आपका था जो कि आपके ब्रीडिंग मेथड्स में आता है और एक पैसेज आपका था एंजियोस्पर्मी प्लांट से। तो यहाँ पे 2 पैसेज, अगर आप ऐसे देखा जाए तो 10 अगस्त के दिन टोटल 21 सवाल 21 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके 10 अगस्त के पेपर में यूनिट 1 से ही। उसके बाद चलते हैं यूनिट इसमें 5 अगस्त 2022 को जो पेपर हुआ था, तो 5 अगस्त के दिन देखा जाए यूनिट 1 से सिर्फ 7 क्वेश्चन पूछा गया प्लस एक पैसेज जो कि 5 क्वेश्चन का होता है, यानी 7 5 12 क्वेश्चन आया। उसके बाद 12 क्वेश्चन आपके यूनिट 2 से पूछा गया, यानी कि लाइव स्टॉक प्रोडक्शन से, प्लस 1 पैसेज, यानी 12 5 17 क्वेश्चन हो गया। यूनिट 3 से 13 क्वेश्चन, यूनिट 4 हॉर्टिकल्चर से सिर्फ 8 क्वेश्चन। उसके बाद अननोन डेट का जो पेपर हम लोगों को रिसीव हुआ था, जिस पे डेट मेंशन नहीं था, उसका फोटो वगैरह था उसमें, तो 13 क्वेश्चन प्लस एक पैसेज यूनिट 1 से पूछा गया, यानी कि 18 क्वेश्चन यहां से हो गया, क्योंकि एक पैसेज 5 क्वेश्चन का होता है। यूनिट 2 से यानी लाइव स्टॉक प्रोडक्शन से सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद यूनिट 3 से बच्चों 20 क्वेश्चन पूछे गए, क्रॉप प्रोडक्शन से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो सिर्फ वन लाइनर टाइप में, टेबुलर टाइप में, लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके था, असर्शन रीजन में एक क्वेश्चन था, उसके बाद जो है मल्टीपल ऑप्शन में था, और प्लस एक पैसेज पूछा गया, यानी 5 क्वेश्चन का, अकेले 20 क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया गया। उसके बाद यूनिट 4 में आप जाएंगे तो हॉर्टिकल्चर से 8 क्वेश्चन पूछा गया। देन 17 अगस्त 2022, 17 अगस्त 2022, तो इसमें क्या सवाल आया, यूनिट 1 से 10 क्वेश्चन पूछा गया, यूनिट 2 से भी 10 क्वेश्चन पूछा गया, यूनिट 3 से 9 क्वेश्चन पूछे गए प्लस एक पैसेज पूछा गया, यानी कि 9 5 14 क्वेश्चन। और यूनिट 4 में आप जाएंगे हॉर्टिकल्चर में तो 11 क्वेश्चन पूछे गए हॉर्टिकल्चर से प्लस एक पैसेज पूछा गया था। यानी कि ये जो एनालिसिस है बेटा, हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, हमें ये बता रहा है कि कोई भी यूनिट वीक नहीं है, हर एक यूनिट अपने आप में जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आ रही। हमें यह नहीं पता होता है कि किस यूनिट से क्वेश्चन आएगा, किस यूनिट से नहीं आएगा, क्योंकि देखिए इसमें यूनिट 1 से क्वेश्चन आया, इसमें यूनिट 2 से क्वेश्चन आया, किसी में यूनिट 3 से क्वेश्चन आया, मतलब सभी यूनिट से वो पैसेज के क्वेश्चन उठा रहा है, प्लस क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इक्वल रखने की कोशिश कर रहा है। किसी में 2-4 क्वेश्चन कम ज्यादा हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप जो है किसी एक पार्टिकुलर यूनिट को ध्यान देकर के, किसी एक पार्टिकुलर यूनिट को कम ध्यान देकर के नहीं पढ़ सकते हैं, आपको सभी यूनिट पे बराबर फोकस करके चलना होगा। तो ये रहा बच्चों आज के 2022 में हुए सभी पेपर्स का, लगभग जितने हम लोगों को रिसीव हुए उन सभी पेपर का एनालिसिस, और यही आपके 2023 के बेस बन जाते हैं। तो इस आधार पे आपको पढ़ाई करनी है कि इतने सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो हम यहां से क्या रिजल्ट, कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि बेटा सभी यूनिट को हमें इक्वली ध्यान देकर के पढ़ना है, जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे उनको ध्यान देकर के चलना है। और एक बात और आपको बता देते हैं, 2022 में ऐसा क्या हुआ, तो 2022 के CUET के पेपर में खास करके एक परिवर्तन देखने को मिला, जिसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चन सबसे कम देखने को मिले। असर्शन रीजन के क्वेश्चन सबसे कम देखने को मिले। वन लाइनर क्वेश्चन अच्छे खासे थे, टेबल वाले क्वेश्चन, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करने वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे थे। अरेंजमेंट करना आया था, मतलब 4-5 पॉइंट दे देगा अरेंज करने के लिए। जैसे अचार बनाना है तो सबसे पहले फल को धुलेंगे, फिर बॉयल करेंगे, हल्का सा एसेप्सिस करेंगे, उसके बाद मसाला तैयार करेंगे, फिर तेल का मिक्सचर करेंगे, उसके बाद स्टोर करेंगे। तो ये जो टेक्निक्स है
उसको वो स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछता है। तो ऐसा करने से वो आपके कई सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका पेपर का एनालिसिस जो हम लोगों ने 2022 में देखा, जो हम लोग 2023 में इससे सीख सकते हैं। तो यही सब आपको बच्चों देखना है और इसी सिलेबस को आपको तैयार करना है। तो इस सिलेबस के साथ आप लोग बिल्कुल तैयारी पे लगे रहिए ज़बरदस्त तरीके से। पिछली बार के बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन जो है यहाँ से पढ़ाए गए, जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी बच्चों को मिले थे और बहुत बढ़िया तरीके से वो रिजल्ट को जो है रिसीव किए हैं और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों इस सिलेबस से हम क्या सीख सकते हैं? हमने देखा कि पूरे सिलेबस में जो भी टॉपिक्स थे वहाँ से क्या क्या सवाल आते हैं, उस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। दूसरा सबसे खास पॉइंट क्या था, जो पेपर एनालिसिस था आपका CUET 2022 का, उसमें कितने क्वेश्चन किस यूनिट से आए ये हमने देखा और इस यूनिट से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है। बेटा कोई भी यूनिट वीक नहीं है। किसी यूनिट से अगर क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं तो उससे पैसेज पूछ लिया जा रहा है, किसी यूनिट से अगर पैसेज नहीं पूछा गया तो उससे देखिए क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ लिए जा रहे हैं। तो इस तरह से सभी यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो चारों के चारों यूनिट से पैसेज के भी सवाल आएंगे और चारों के चारों यूनिट से आपके स्टेटमेंट वाले, वन लाइनर वाले, मैचिंग टाइप के, सबसे ज़्यादा लिस्ट 1 लिस्ट 2 वाले मैच करने वाले सवाल आएंगे, अरेंजमेंट वाले सवाल आएंगे। तो ये हम लोगों की बेटा 2023 के लिए इसी स्ट्रेटजी पे काम करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। आपकी तैयारी में उम्मीद है कि ये पेपर एनालिसिस और ये सिलेबस का डिस्कशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आपको ढेर सारी 2023 की तैयारी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब बहुत ज़बरदस्त तैयारी करेंगे। इन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और पेपर एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए आप सब जरूर जो है अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाइए। और PDF इस जो है सिलेबस का आपको मालवी एकेडमी ऐप से भी मिल जाएगा, प्लस डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में फिर किसी एक नए जो है सिलेबस या डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान एंड थैंक यू टू ऑल।